नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। दिल्ली के उत्तम नगर से 2 बार के आम आदमी पार्टी से विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलायंस को लेकर भी बड़ा दांव खेल दिया है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। दिल्ली में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेजी से पकड़ चुकी हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी दल चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गए हैं। इस राजनीतिक हलचल के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर विराम लग चुका है, जिससे चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया। आपके सूत्रों ने ये जानकारी दी कि पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। ये निर्णय आपकी चुनावी रणनीति को पेश करता है, जिसमें वे अपने स्वतंत्र और मजबूत वोट बैंक को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा हूँ। पिछले खासकर 2-3 साल में दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। मैं दिल्ली का एक नागरिक हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, लोगों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। लोग इसको लेके बहुत चिंतित हैं। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। तो पिछले कुछ दिनों से कई दिन मैं कुछ नहीं बोला। मुझे लगा स्थिति सुधर जाएगी और ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और खुलेआम दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर गोलियां चलने लगी हैं, ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके सवाल खड़े करने चालू किए। मैं नांगलोई गया। नांगलोई में एक दुकान के बाहर 2 मोटरसाइकिल पे सवार व्यक्ति आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चलानी चालू की। मैं नांगलोई गया। मुझे नांगलोई जाने से बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने रोका। मुझे रास्ते में ही रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन डर के माहौल में जी रहा है। उसे फिरौती की कॉल आती है। अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है, एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आज बिजनेसमैन को ये नहीं पता मैं सुरक्षा के लिए कहाँ जाऊं। कल मैं पंचशील एनक्लेव गया। पंचशील एनक्लेव में वो एक तरह से 64 दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। वहां पे 64 साल के एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या, चाकू गोद के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे दिल्ली में बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अकेले रहते हैं, वो आज दहशत के माहौल में जी रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। कभी किसी के साथ ईव टीजिंग तो रोज का ही काम है, लेकिन कभी किसी का अपहरण हो जाता है, मर्डर हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है। आज महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। आज मैं तिलक नगर जा रहा हूँ। तिलक नगर 2 दुकान वालों से मिलूंगा जिनकी दुकानों के बाहर शूट आउट किया गया। मैंने सोचा था ये सारे मुद्दे उठाऊंगा तो एक उम्मीद थी कि अमित शाह जी, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये चुनी हुई दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है।
तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे, अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए, अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू of Nandu gang and his brother for extending threats of life for the purpose of extortion. इसमें वो लिखते हैं on 23rd May 2023, आज से 1.5 साल पहले, I received a WhatsApp call from mobile number so and so and also from mobile number so and so from a person who introduced himself as Kapil Sangwan alias Nandu of Nandu gang, and in the said call he threatened to follow his commands and dictates, failing which he will kill me and my family. To instill serious fear in my mind, he even disclosed the whereabouts of my son. उसने बताया कि तेरा बेटा इस वक्त यहाँ है, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता। He even disclosed the whereabouts of my son who is living abroad, and also disclosed whereabouts of my other family members. Since then he has called me around 35 to 40 times from the said mobile numbers for the purpose of threatening and extortion. Kapil Sangwan alias Nandu further threatened that he has been giving threats and extortion calls to his potential targets to extract money from them, for which he wants me to act as per his dictates and commands to collect money from his potential targets and hand over to his men. कि फलाने फलाने लोगों से तू पैसे इकट्ठे करके ला और मेरे को हैंड ओवर कर। Since I refused to do so and disconnected his phone, Kapil Sangwan has given WhatsApp call to me number of times and has been pressing for his above said illegal demands and dictates, and has finally conveyed in his last call that he has started extortion calls using my name also. In planning of extortion from his potential targets, Kapil Sangwan wants me to contact his potential targets to convey message of extortion for demand of money and to collect extortion money from his targets. He has also been threatening that if I further refuse to do so, he will instruct his gang members to eliminate me and my family. I have clearly refused to follow the said illegal dictates and have finally decided to bring the matter to your knowledge to protect the potential targets from the illegal acts of said persons. बड़ी लंबी चिट्ठी है, मैंने कुछ पोर्शंस पढ़ के सुनाया। एमएलए नरेश बालियान कपिल सांगवान उर्फ नंदू का विक्टिम है। वहां से उनको इस तरह की कई धमकियां आई और उन्होंने, ये मैंने एक ही चिट्ठी पढ़ी है, उन्होंने कई चिट्ठियां दिल्ली पुलिस को लिखी कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मुझे लगातार धमकियां आ रही हैं। उस पे कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। कल मेरे ऊपर हमला कराया गया। हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर था कि हम लोग दिल्ली की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बात उठा रहे थे। कल
नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने? कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे, तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। कल नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने? कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे, तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। कौन बचाएगा फिर लोगों को? लोग किसके पास जाएंगे? लोग किसके पास कैसे शिकायत करेंगे फिर लोग? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। बच्चा बच्चा दिल्ली का जानता है कि दिल्ली के अंदर कौन कौन गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो उन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। दिल्ली के अंदर जो मर्डर कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली के अंदर जो बलात्कार कर रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के बिजनेसमैन सुरक्षित हो जाएंगे? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के नागरिक, सीनियर सिटीजन सुरक्षित हो जाएंगे? अब दिल्ली की जनता अमित शाह जी आपसे ठोस कदम की उम्मीद करती है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में गैंगस्टरों का कब्जा। केजरीवाल ने सवाल उठाया तो उन्हीं पर हमला करवा दिया। वही गैंगस्टर की शिकायत करने वाले आप विधायक को ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। आप एमएलए नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर अमित शाह ने 2 संदेश दिए। पहले, अगर कोई गैंगस्टर की शिकायत करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और दूसरा, गैंगस्टरों को भी संदेश दिया गया कि अमित शाह उनकी सुरक्षा करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह से पूछा कि अगर हिम्मत है तो दिल्ली के गैंगस्टरों और गुंडों को गिरफ्तार करके दिखाइए। दिल्ली में महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों को गिरफ्तार करके दिखाइए, और मुझ पर हमला कराकर और मेरे एमएलए को गिरफ्तार करके क्या दिल्ली के लोग सुरक्षित हो जाएंगे? दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में आप चौथी बार दिल्ली की सत्ता में चौथी बार वापसी करने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है। दूसरी तरफ इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने नेता भी आपके खिलाफ आक्रामक तेवर में दिखाई दे रहे हैं। साल 2020 विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के प्रत्याशी 8 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल की बैठक में सब तय हो जाएगा। बता दें कि सोमवार को मुंबई में महायुति की बैठक है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैंने पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन दिया है और सीएम पद पर प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे वही फाइनल माना जाएगा। एकनाथ शिंदे ने 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि उसके बाद वह अपने गाँव चले गए थे, जिसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा था। रिपोर्ट देखिए। एक दिन अखंड भारत बनाएंगे। दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत, या एक चिराग कई आंधियों पे भारी। नमस्कार, मेरा नाम हमारा काम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरी भूमिका पूरी तरह स्पष्ट है और हमारा काम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे तीनों दलों में समन्वय है और कल की बैठक पे सब कुछ फाइनल हो जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा। बता दें कि शनिवार को एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, जबकि 2 उप मुख्यमंत्री शिवसेना और एनसीपी के होंगे। सूत्रों के अनुसार शिंदे मुख्यमंत्री पद न दिए जाने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि वो खुलकर कहते हैं कि सीएम पद पर फैसला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लेंगे। सतारा में सीएम शिंदे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अभी मेरी तबियत अच्छी है, मैं यहाँ पर आराम करने आया था। चुनाव में बहुत भाग दौड़ हो गई थी। मैंने एक दिन में 8-10 सभाएं की थी। मैंने अपने कार्यकाल में कोई छुट्टी नहीं ली थी। सरकार जनता की आवाज वाली सरकार है। मेरा समर्थन सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन है। हमारे तीनों दलों में समन्वय है। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बीटी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक है। ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। पैतृक गांव से मुंबई पहुंचे शिंदे। एकनाथ शिंदे सतारा में अपने पैतृक गांव से आज मुंबई पहुंच गए। वहीं शनिवार को शिंदे की तबियत भी खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और गले में इन्फेक्शन हो गया था। शिंदे के डॉक्टर ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें दवाइयां दी गई हैं और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वानकोले ने कहा कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। हालांकि अभी तक सीएम को लेकर घोषणा नहीं की गई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्रिकेट जगत में चैंपियंस ट्रॉफी की चर्चा के बीच जय शाह भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में काफी चर्चा में हैं। 1 दिसंबर को उन्होंने आईसीसी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें 27 अगस्त 2024 को आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया था। वो आईसीसी अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय हैं। उन्होंने सबसे कम उम्र में इस पद तक सफर तय किया है। जय शाह ने
ग्रेग बारकले की जगह ली है, जो लगातार 2 बार आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। जय शाह बने आईसीसी के चेयरमैन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग यानी आईसीसी का कहना है कि जय शाह का आईसीसी चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल शुरू हो गया है। इसी के साथ 36 वर्षीय जय शाह ग्रेग बारगले की जगह लेंगे, जो कि नवंबर 2020 से इस पद पर कार्यरत है। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले 5वें भारतीय और चेयरमैन बनने वाले 3रे भारतीय हैं। इस संबंध में जय शाह का कहना है कि आईसीसी चेयरमैन का पद संभालने पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो आईसीसी निदेशकों और सदस्य बोर्डों के समर्थन और विश्वास के लिए आभारी हैं। जय शाह का कहना है कि ये खेल के लिए एक रोमांचक क्षण है। हम ओलंपिक गेम्स 2028 की तैयारी कर रहे हैं। हम प्रशंसकों के लिए क्रिकेट और अधिक दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आईसीसी चेयरमैन ने कहा कि हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां विभिन्न प्रारूप एक साथ मौजूद हैं। महिलाओं के खेल के विकास में तेजी लाने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर क्रिकेट में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आईसीसी टीम और सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय। बता दें कि 27 अगस्त 2024 को जय शाह बिना किसी मुकाबले के आईसीसी के चेयरमैन चुने गए थे। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बारकले ने अगस्त में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी और उनका कार्यकाल 30 नवंबर तक था। वो इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। वो जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवास और शशांक मनोहर के बाद आईसीसी चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय हैं। 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से शुरू हुई जय शाह की यात्रा। शाह क्रिकेट प्रशासन में काफी अनुभव रखते हैं। उनकी यात्रा 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से शुरू हुई, जहां उन्होंने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और आईसीसी की वित्त और वाणिज्य मामलों की समिति का नेतृत्व किया। 2019 में वो बीसीसीआई के सचिव बनते हुए उन्होंने इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति का ओहदा हासिल किया। बीसीसीआई में अपने कार्यकाल के दौरान शाह ने रिकॉर्ड तोड़ आईपीएल मीडिया अधिकार डील, महिला प्रीमियर लीग के लिए निर्माण, बेंगलुरु में एक नए अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और उद्घाटन तथा टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन योजना की देखरेख की। चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन विवाद के बीच जय शाह का बतौर आईसीसी चेयरमैन कार्यकाल शुरू। इससे पहले रिपोर्ट किया जा रहा था कि जय शाह के आईसीसी चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालने में देरी हो सकती है, क्योंकि ग्रेग बारगले चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन विवाद की देखरेख कर रहे हैं और आईसीसी चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद जय शाह के लिए इस मामले को सुलझाना मुश्किल होगा। लेकिन अब आईसीसी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करके सुनिश्चित कर दिया है कि आईसीसी चेयरमैन के रूप में जय शाह का कार्यभार 1 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है। बता दें कि बीसीसीआई द्वारा टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी खतरे में पड़ गई। बीसीसीआई टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में कराना चाहता है, लेकिन पीसीबी पाकिस्तान में टूर्नामेंट की मेजबानी करने पर अड़ा हुआ है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना रुख नरम कर सकता है और हाइब्रिड मॉडल पर सहमत हो सकता है। हालांकि बोर्ड आईसीसी के सामने 2 प्रमुख शर्तें रख सकता है। पीसीबी आईसीसी से सुनिश्चित करने के लिए कह सकता है कि वे 2031 तक भारत में सभी आईसीसी टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में हो, जिसमें पाकिस्तान अपने बैच 3रे स्थान पर खेलेगा। न्यूज़ नाउ में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।